भारतीय लेखकों की महान कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है बुर्के और इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो। ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो एक दिन उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुशी खुशी वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जैसे वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधा उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में दाखिल हो गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से लापरवाह कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा किस्म का नौजवान नहीं था। उसको सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, आराम किया और पाठ दोहराने में व्यस्त हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम जमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त पढ़ाई में व्यस्त रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए शेरों के भावार्थ उसके जहन से फिसल गए और वो सिर्फ उन हाथों के बारे में सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया, वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि नकाब बहुत मोटा था। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से लापरवाह रहा। अपने घर जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए सवाल बहुत आश्चर्यजनक था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं, हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है। माँ थी, वो उम्र के हाथों मजबूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई हैं। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो और वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उनके इकलौते भाई के कंधों पर थी। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई। ये तो जाहिर था कि वो इन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी, वो गर्मियों के खाने के बाद 1 घंटा जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद नहीं आई। वो उस लड़की के संबंध में सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर मुलाकात नहीं हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों बार छत पर घंटों धूप में खड़े होकर उसका इंतजार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है, जो घबराया वो गया। अतः ज़हीर ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में दृढ़ रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतरा। लड़की के हाथ में किताबें थीं। दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाले ने पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुरके की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाले नीचे उतर गया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। तांगे वाला बड़ा घटिया किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे, मगर यह सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा, आवेश में आकर एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया।
वो भी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपटी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ। आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट उस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही घटिया किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा और उसने ये भी देखा कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की से उसको देख रही थी। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए। इसके बाद जहीर सिर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी माँ से और पूछताछ की तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर उन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अपनी माशूका का नाम मालूम हो गया था, अतः उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे पर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक लंबा खत लिखा और निश्चय किया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे से देखा। वो उतरकर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत व जरूरत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी उस खत के बारे में सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको जहीर ने पहली बार देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देखकर जहीर ने समझा कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज आते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक टुकड़ा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके संबंध में मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी दासी समझिए। ये पत्र पढ़कर जहीर की बाँछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस पर्चे को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन से जहीर की भेंट ना हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख रखा था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसके पास पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को तांगे में नजर आई। जब वे किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी दासी समझिए, इतनी नाराजगी से क्यों पेश आई। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए, मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के अल्फाज हर वक्त गूंजते रहे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस खत के अल्फाज याद आते रहे जिसमें लिखा था, मुझे अपनी दासी समझिए। जहीर ने इस दौरान उसे कई खत लिखे और फाड़ दिए। वो चाहता था कि उचित शब्दों में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत को तौहीन की है, मगर उसे ऐसे शब्द नहीं मिलते थे। वो खत लिखता, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो गैर मामूली तौर पर दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर चला गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा पत्र था जिसमें चंद सतरें लिखी हुई थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए।
मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी ये कनीज़ आपको कभी नहीं भूल सकती। ज़हीर चकरा गया। उसने ये पत्र बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा पत्र मिला। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने ज़हीर से कहा, बदतमीज कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर पत्र हाथ में पकड़ते सोचता रह गया कि मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो खुले रूप में इस किस्म की हरकतों को पसंद नहीं करते। पत्र व्यवहार एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। फिर उसने दूसरे रोज एक बहुत लंबा खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी कि उसने अपनी साइकिल उसके बिल्कुल करीब रोकी और उसने एक लंबा खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई ऐतराज नहीं किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वह अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी उत्साहवर्धक बात थी। फिर दूसरे रोज़ सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतज़ार कर रही थी। दाहिनी हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में चहल पहल नहीं थी। ज़हीर ने अफसर उचित समझा, ज़रूरत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रूमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सिर पर धड़ाधड़ मारनी शुरू कर दी। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट की वजह से सुन ना सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपने किताबी वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान की सांस ली। इतने में एक बुर्कापोश लड़की प्रकट हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसका हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो उससे करीब होकर गुजरी और एक खत गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन।